प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन कर रहे थे और इसका नेक्स्ट आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट ये है, यूजिंग रो ऑपरेशंस शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है कि आप लोगों ने रो ऑपरेशन जो है वो यूज करने हैं और फिर ये बताना है कि जो मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एक मेथड तो आप लोगों को पता है कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आप लोगों ने चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता तो हम क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट फाउंड करते हैं मैट्रिक्स का। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो वहां से ये क्लियर हो जाता है कि मैट्रिक्स जो है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये आप लोग जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये उसको यूज करते हुए आप इस और डिटर्मिनेंट के आइडिया को यूज करके आप बता सकते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है नहीं करता। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे जो रीजन पूछी गई है वो ये है कि आप लोगों ने रो ऑपरेशन जो है वो यूज करके बताना है। ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करके आप लोगों ने नहीं बताना कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, बल्कि रो ऑपरेशन जो है यूज करने हैं और फिर बताना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो रो ऑपरेशन से रिलेटेड और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड हम लोगों ने जो है वो एक थ्योरम पढ़ा हुआ है। इनफैक्ट हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड जो है वो यूजिंग रो ऑपरेशन जो है क्वेश्चन भी किए डिस्कस किए हुए हैं एक्सरसाइज 3.2 में। तो थ्योरम की अगर बात की जाए तो थ्योरम ये है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स हो आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोर्स होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए और डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मींस उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ इट इज रो इक्विवेलेंट टू आई एन। अगर उस मैट्रिक्स के ऊपर आप रो ऑपरेशन लगाते हैं और रो ऑपरेशन लगाने के बाद वो मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो फिर वो जो मैट्रिक्स है जिसके ऊपर ऑपरेशन लगा के आप लोगों ने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस किया होगा, उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये थ्योरम इफ एंड ओनली के साथ है। अगर किसी मैट्रिक्स के ऊपर आप रो ऑपरेशन लगा के उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन लगा के उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों साइड जो है होल्ड करती हैं। तो इस थ्योरम को जो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 में और इसको यूज करके हम बताएंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी मैट्रिक्स के ऊपर हम रो ऑपरेशन लगा के उसको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दें तो वहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है। जो रो ऑपरेशन लगा के हम मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करते हैं वही रो ऑपरेशन जो हम सेपरेटली जो है वो उतने ही ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाते हैं और रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इस तरह ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के क्वेश्चन रो ऑपरेशन रिलेटेड हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में जो पहले कर लिए हैं। खैर क्वेश्चन नंबर 10 में ये बताना था हम लोगों ने कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आपने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया है आपने उसके ऊपर लगाने हैं रो ऑपरेशंस और रो ऑपरेशन लगाने के बाद इसको जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने कहा गया, यहाँ पे कहा हुआ है शो दैट, चेक करने के लिए आपको नहीं कहा बल्कि आपको शो करने के लिए कहा गया है कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से भी आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, बल्कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता। आप लोगों ने जो उसी चीज को प्रूव करना है कि वाकई इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे यूजिंग रो ऑपरेशंस। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होंगे, कॉलम वाइज मूव कर रहे होंगे, जैसे कि आपके पास ये 3 क्लास 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह जो है वो 3 क्लास 3 ऑर्डर के एंटीबायोटिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। तो जब आप कॉलम वाइज जो है मूव करते जाएंगे, पहले वाला कॉलम जो है ये बनाने की कोशिश करेंगे 1 0 0, दूसरा कॉलम जो है ये बनाने की कोशिश करेंगे 0 1 और 0, और तीसरा कॉलम जो है ये बनाने की कोशिश करेंगे 0 0 और 1। तो जब आप इस तरह के मैट्रिक्स में इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होंगे मैट्रिक्स ए को, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को कॉलम वाइज मूव करते हुए, तो आप जो है वो यूजिंग रो ऑपरेशन जो है वो ये नोट करेंगे कि इन दी एंड जो है वो आपकी कोई ना कोई एक रो जो है वो, चाहे वो सेकंड रो चाहे वो थर्ड रो, वो रो जो है क्या बन जाएगी, सारी की सारी 0 बन जाएगी। जब मैट्रिक्स की कोई एक रो जो है वो सारी की सारी 0 बन जाएगी
तो उस मैट्रिक्स में जो है फिर उस मैट्रिक्स की उस रो में जो है वो किसी पोजीशन में 1 जो है वो नहीं बना सकते, ठीक है। अगर 1 बनाएंगे तो फिर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसकी तरतीब जो है फिर वो जो है वो गड़बड़ हो जाएगी या गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब हम मैट्रिक्स ए को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपकी कोई मैट्रिक्स की एक रो जो है वो क्या बन जाएगी, सारी की सारी 0 बन जाएगी। तो वहां से आपको जो है वो कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हम पूरे के पूरे मैट्रिक्स को जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है तो देख सकते हैं किसी भी रो में एक एलिमेंट जो आपके पास जो है वो नॉन जीरो लाजमी आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट रो में देखे तो पहला एलिमेंट 1 आ रहा है, दूसरी रो में देखे तो दूसरा एलिमेंट 1 आ रहा है, और तीसरी रो में देखे तो तीसरा एलिमेंट 1 आ रहा है। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होंगे आप यूजिंग रो ऑपरेशंस, तो मैट्रिक्स की कोई एक रो जो है वो सारी की सारी जो है 0 बन जाएगी। तो वहां से आप जो है ये रीजन लिख सकते हैं कि हमने जो है वो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश की है यूजिंग रो ऑपरेशंस, लेकिन इसकी एक रो जो है वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो लिख देंगे कि इसकी एक रो जो है वो फर्स्ट रो, सेकंड रो या थर्ड रो जो भी है वो 0 बन गई है, इसलिए हम जो है इस मैट्रिक्स को जो है वो यूजिंग रो ऑपरेशंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस नहीं कर सकते। जब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस नहीं कर सकते तो अभी हम लोगों ने जो थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी थी वो उसको अप्लाई करते हुए हम यहाँ ये बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, वो इफ एंड ओनली के साथ थी। मैं उसकी एक साइड जो है वो यहाँ बताता हूँ हम लोगों को। उस थ्योरम की एक स्टेटमेंट की जो एक साइड ये थी कि अगर हम जो है वो अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम फिर क्या कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स को जो है वो रो ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर लेते हैं रो ऑपरेशन लगाने के बाद, तो हमने क्या देना था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश जब करेंगे तो ये जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस नहीं होगा। तो हम बाय द स्टेटमेंट ऑफ दैट थ्योरम हम कह देंगे कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट आगे बात यह है कि हम लोगों ने रो ऑपरेशन जो है लगा के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश किस तरह करनी है, या रो ऑपरेशन किस तरह लगाते हैं और मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश किस तरह करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन या रो ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को पहले जो है ना वो काफी करवा दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी की हुई हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी किए हुए हैं, और ये मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया हुआ है किस तरह रो ऑपरेशन लगा के कॉलम वाइज मूव करते हुए है आप किसी मैट्रिक्स को जो है वो अपनी मर्जी की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करने की या रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होंगे कॉलम वाइज मूव करते हुए यूजिंग रो ऑपरेशंस, तो आपके मैट्रिक्स की जो है वो कोई ना कोई रो जो है 0 बन जाएगी। तो आप एंड पे लिख देंगे कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम जो है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम लोगों ने जो है वो रैंक के क्वेश्चंस किए थे। रैंक के क्वेश्चन में हम लोगों ने अपने मैट्रिक्स को जो है एशेलॉन या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था यूजिंग रो ऑपरेशंस। और क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो है हम लोगों ने गिवन मैट्रिसेस को एशेलॉन या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था, उसमें भी रो ऑपरेशंस आपके लगे थे। रो ऑपरेशन किस तरह लगाते हैं और मैट्रिक्स को डिजायर्ड फॉर्म में किस तरह रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं यूजिंग रो ऑपरेशंस, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने की हुई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और बताना है कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन दिया गया है, दो मैट्रिक्स गिवन दिए गए हैं। एक मैट्रिक्स है आपके पास ये वाला, इस मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, दूसरा मैट्रिक्स है बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है ए बी होल इनवर्स, ए मल्टीप्लाइड बाय बी और इसका होल इनवर्स हम लोगों ने फाइंड करना है। अब अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो अगर तो आपको मैट्रिक्स ए गिवन होता और मैट्रिक्स बी गिवन होता और आपसे कहते कि ये ए बी होल इनवर्स फाइंड करो, तो आपने क्या करना था, ए बी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करना करेंगे तो आपको ये वाला मैट्रिक्स मिलना था, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, ठीक है। जब आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल जाना था तो आप लोगों ने क्या करना था, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था, आपको ओवरऑल जो है ए बी होल इनवर्स मिल जाना था। लेकिन क्वेश्चन में जो है वो हमें मैट्रिक्स ए गिवन नहीं दिया गया बल्कि मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिवन दिया गया है। और इसी तरह मैट्रिक्स बी भी नहीं गिवन दिया गया बल्कि मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है गिवन दिया गया है। तो अब हम जो है वो इस वे को यूज करके जो है वो ए बी का होल इनवर्स तो फाइंड नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना होगा, कोई और वे जो है वो यूज करना पड़ेगा।
ताकि हम जो है वो ओवरऑल ए बी का होल इनवर्स जो है फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे जो है थ्योरम की स्टेटमेंट जो है उसका थ्योरम की एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो हम प्रॉपर्टीज को जो है वो यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड ये पढ़ी हुई है कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मैट्रिक्स ए जो है मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई होता है और उसका हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो वो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है कि जो आप लोगों ने बाद में मैट्रिक्स लिखा होता है मैट्रिक्स बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पहले आ जाता है, और जो पहले मैट्रिक्स लिखा होता है मैट्रिक्स ए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो बाद में आ जाता है। तो ये वाला रिजल्ट जो आपके पास जनरली होल्ड करता है कोई से भी दो मैट्रिक्स हो, ठीक है, अगर और उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हो तो ए बी का होल इनवर्स जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमें मैट्रिक्स ए और बी गिवन नहीं दिए गए बल्कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स और मैट्रिक्स बी का इनवर्स जो है वो गिवन दिया गया है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने ये ए बी का होल इनवर्स फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने की वजह हम क्या करेंगे, हम इसका आंसर फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड करेंगे और राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही है इसके, तो आपको जो है ऑटोमेटिकली जो है वो इन दी एंड जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम सोल्यूशन में आप लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन आप लोगों ने स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन का, और ये जो मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसको पहले लिखना है, और जो मैट्रिक्स ए है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाद में लिखेंगे। इनकी साइड जो है उनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किस साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे कौन सा मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड पे कौन सा मैट्रिक्स है। क्योंकि हम लोगों ने ए बी का इनवर्स फाइंड करना है इसलिए हम जो है वो यहाँ पे बी इनवर्स को पहले रखेंगे और ए इनवर्स को बाद में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बी इनवर्स मैट्रिक्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है और ए इनवर्स मैट्रिक्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर मिल जाएगा, और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है ए मल्टीप्लाइड बाय बी और इसके होल इनवर्स के इक्वल है। तो आपको जो है इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा जो कि आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था। और बिल फर्ज अगर आपको क्वेश्चन में ये फाइंड करने के लिए कहते हैं कि आंसर फाइंड करें बी इंटू ए और होल इनवर्स का, और आपको बी और ए गिवन ना आते तो फिर इसका आंसर किसकी इक्वल आना था, इसका आंसर आना था ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स, क्योंकि अब जो है सेकंड नंबर पे आपका मैट्रिक्स जो है वो ए लिखा हुआ है। तो फिर इस केस में आप लोगों ने फिर क्या करना था, ए इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना था और बी इनवर्स को राइट हैंड साइड पे लिखना था। तो ये मल्टीप्लिकेशन का ही एक क्वेश्चन है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को हम जो है वो यहाँ पे स्किप कर देते हैं, ये आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड जो है वो नहीं है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन दिया गया है, लेट ए एंड बी बी टू अडम्पोटेंट मैट्रिसेस। अडम्पोटेंट मैट्रिसेस कौन से होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस जिनका स्केल आंसर जो है वो उन्हीं मैट्रिसेस के इक्वल आ जाए। तो ए और बी अडम्पोटेंट मैट्रिसेस हम लोगों ने यहाँ पे लेट करने हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। मीन्स हम लोगों ने ये लेट करना है कि ए स्केल जो है वो ए की इक्वल है और बी स्केल जो है वो बी की इक्वल है। और फिर शो क्या करना है, शो दैट इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए बी इज अडम्पोटेंट। हम लोगों ने फिर जो है कि शो करना है कि अगर ए बी जो है वो बी ए की इक्वल हो, जो कि हमेशा नहीं होता, इन जनरल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ये कंसिडर करना है कि अगर ए बी जो है बी ए की इक्वल हो तो ए बी जो है वो भी अडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे आप एक और सपोजिशन जो है यहाँ पे आपको गिवन दी गई है, वो ये है कि आप लोगों ने ये भी कंसिडर करना है कि ए बी जो है वो बी ए की इक्वल है, लेकिन ये आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट के केस में करना है। वैसे ओवरऑल आप लोगों ने कंसिडर करना है और भी दोनों क्या है, अडम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं। और फर्स्ट पार्ट के केस में आप लोगों ने एक और चीज सपोज करनी है कि ए बी जो है बी ए की इक्वल है, और फिर प्रूव करना है कि ए बी जो है वो अडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब ए बी अडम्पोटेंट मैट्रिक्स सही है प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी का स्केल लेंगे कि मैं अडम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता है, कोई भी मैट्रिक्स अडम्पोटेंट तब होता है जब उसका स्केल जो है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो ए बी को अडम्पोटेंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी का स्केल इसके आंसर फाइंड करेंगे और देखेंगे इसका आंसर जो है ए बी के इक्वल आता है नहीं आता। अगर ए बी के स्केल का आंसर जो है वो ए बी के इक्वल ही आता है तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि मैट्रिक्स जो ए बी है वो भी क्या है, वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो ए बी का स्केल लिखेंगे, और किसी मैट्रिक्स के स्केल का क्या मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स को आप लोगों ने क्या करना है, दो बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी के स्केल का मतलब क्या होगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी। उसके बाद नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हम जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे यूज करेंगे कि हम इनके जो ब्रैकेट्स जो लगी हुई है मल्टीप्लिकेशन की, इनको हम जो है चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ए को साइड्स को चेंज नहीं करना मैट्रिसेस की, इनमें जो ब्रैकेट्स आ रही हैं हम इनको चेंज करेंगे। ब्रैकेट्स आ रही हैं पहले दो मैट्रिसेस पे, फिर लास्ट वाले दो मैट्रिसेस पे हम क्या करेंगे,
ब्रैकेट जो है वो उनको दरमियान वाले दो मैट्रिसेस में पहले लगा देंगे। ए पहले पहले वैसे लिख रहे लेते हैं, ये वाला ए, उसके बाद ब्रैकेट लगा के उसके बाद जो बी आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। मैट्रिसेस की तरतीब जो है वही रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिसेस की तरतीब को हम अपनी मर्जी से जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो राइट हैंड साइड पे है उसको उसी पोजीशन पे हमने लिखना होता है, वरना आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में बी आ रहा है। तो हमने जिसका के लिए एसोसिएटिव लॉ यूज करके मैट्रिक्स की ब्रैकेट को जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जो है वो चेंज कर दिया है। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वली होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम जो है वो अपनी सपोजिशन यूज करेंगे, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो है वो की हुई है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये कंसिडर किया हुआ है कि ए बी जो है वो बी ए की इक्वल है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट की सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जिस कंडीशन को यूज कर सकते हैं कि ए बी क्या है वो बी ए की इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो ए आ रहा है इसको हम पहले लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे पहले लिख देते हैं। उसके बाद ये जो ब्रैकेट में बी ए आ रहा है, ये जो बी ए है जहाँ बताया हुआ किसकी इक्वल है, वो ए बी की इक्वल है। तो हम बी ए की जगह क्या लिख देंगे, बी ए की जगह यहाँ पे ए बी लिख देंगे। तो ये जो बी ए ब्रैकेट में आ रहा है इसकी जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, क्योंकि ए बी बी ए की इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये सपोजिशन की हुई है। तो यहाँ पे बी ए की जगह हम जो है ए बी लिख देंगे। और नेक्स्ट लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में यहाँ पे बी आ रहा है, तो बी को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। तो बी जो है आपके पास यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ यूज करते हुए ब्रैकेट को चेंज करेंगे। ये जो दरमियान में ब्रैकेट आ रही है, दरमियान वाले दो मैट्रिसेस के हम इनको क्या कर देंगे, ब्रैकेट्स को जो है पहले दो मैट्रिसेस के ऊपर लेके आ जाएंगे। तो पहला मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, वो यहाँ पे ए ही है, इनके ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद थर्ड और फोर्थ मैट्रिक्स जो है वो इनको अलग से मल्टीप्लाई करके इनके ऊपर जो है ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा देंगे। तो थर्ड और फोर्थ मैट्रिक्स दोनों बी ही हैं, तो इनको लिख के यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में मजीद कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में दो ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैट्रिसेस की अगर आप पावर यूज करें तो ये किसकी इक्वल है, ये ए स्क्वायर की इक्वल है, और ये किसकी इक्वल है, ये बी स्क्वायर की इक्वल है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अभी तक आपका आंसर क्या आ गया कि ए बी के होल स्क्वायर का आंसर आपके पास आ रहा है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और हमने अपना आंसर क्या लेके आना है, हमने अपना आंसर जो है ए बी लेके आना है, ताकि ये प्रूफ हो सके मैट्रिक्स जो ए बी है वो क्या है, डम्परेंट मैट्रिक्स है। तो ए बी तो नहीं आया फिलहाल, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आया है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखें कि हम लोगों ने हमें एक और कंडीशन जो है गिवन दी गई थी क्वेश्चन नंबर 12 में, वो ये थी कि ए और बी दोनों क्या है, अडम्परेंट मैट्रिसेस है। मींस ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है और बी स्क्वायर जो है बी के इक्वल है। तो इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हम यूज करेंगे। ए स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो ए स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर है। तो जो ए स्क्वायर है उसकी जगह हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्या आपके पास अडम्परेंट मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर ए की इक्वल हो जाएगा। उसी तरह बी स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी जो है वो आपके पास अडम्परेंट मैट्रिक्स है, मीन उसका स्क्वायर क्या होगा, बी के इक्वल होगा। तो इस गिवन कंडीशन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे यूज कर दिया है और हमारा आंसर आ गया ए बी। ओवरऑल देखें हमने क्या किया है, मैट्रिक्स जो ए बी है उसका स्केल लिखा है, और उसका स्केल लिखने के बाद उसका आंसर फाइंड किया, और आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, हमारा आंसर जो है वो ए बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स ए बी है वो क्या है, वो अडम्परेंट मैट्रिक्स है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में जो कंडीशन गिवन दी गई है, वो कंडीशन अगर आपके पास हो फिर ए बी जो अडम्परेंट मैट्रिक्स है। ये जनरली आप लोगों ने प्रूव नहीं किया कि जब भी आपके पास दो मैट्रिक्स हो आप उनको मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स अडम्परेंट मैट्रिक्स बन जाए। ये इस केस में प्रूव किया है कि जब भी आपके पास दो ऐसे मैट्रिसेस हों ए और बी जो अडम्परेंट मैट्रिसेस हों और उसके अलावा ए बी जो है वो बी ए की इक्वल भी हो, फिर आपके पास जो है मैट्रिक्स ए बी बनेगा, वो मैट्रिक्स क्या होगा, अडम्परेंट मैट्रिक्स होगा। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ ए ट्रांसपोज इज अडम्परेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में एक कंडीशन तो हम लोगों ने ये वाली यूज करनी है कि ए और बी क्या अडम्परेंट मैट्रिसेस हैं, और उसके अलावा सेकंड पार्ट में हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन और सपोज करनी है, वो ये है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो भी एक कोई मैट्रिक्स ही होगा, वो भी क्या है, अडम्परेंट मैट्रिक्स है। प्रूफ हम लोगों ने क्या करना है, सो इज ए, फिर हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि जो ए है वो भी अडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या कहा है कि हम लोगों ने ये सपोज करना है कि ए का ट्रांसपोज है वो क्या डम्परेंट मैट्रिक्स है, फिर हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ए भी क्या होगा, वो डम्परेंट मैट्रिक्स होगा। तो इसको प्रूफ हम यहाँ करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। किसी मैट्रिक्स को डम्परेंट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम उसका स्केल लेते हैं, फिर उसका आंसर चेक करते हैं। हम लोगों ने मैट्रिक्स ए को प्रूफ चेक करना है कि वो डम्परेंट मैट्रिक्स है या प्रूफ करना है, तो हम ये करेंगे मैट्रिक्स ए का स्केल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और स्केल किसकी इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू होगा मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए।
और गिवन कंडीशन में क्या दी गई है, गिवन कंडीशन में ये दी गई है कि ए का ट्रांसपोज क्या है, वो डम्परेंट मैट्रिक्स है। और ए का ट्रांसपोज डम्परेंट मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर लेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा, वो उसी मैट्रिक्स की इक्वल आएगा जिसका हम लोगों ने स्केल लिया हुआ है। तो हमने ए के ट्रांसपोज का स्केल लिया है, तो इसका मतलब ये है कि ए के ट्रांसपोज का स्केल वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो ए के ट्रांसपोज की इक्वल ही आ जाएगा। ये हमें जो है कंडीशन गिवन दी गई है, ठीक है। कौन सी कंडीशन है, ये वाली, ए का ट्रांसपोज क्या है, डम्परेंट मैट्रिक्स है, मींस अगर आप उसका स्केल लेंगे तो आंसर किसकी इक्वल आएगा, आंसर उसी के इक्वल ही आएगा। ये कंडीशन हमें गिवन दी गई है और हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि ए स्क्वायर जो है वो क्या है, डम्परेंट मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए सॉरी हमने प्रूव करना है कि ए जो है वो डम्परेंट मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए का स्केल लेंगे और फिर चेक करेंगे कि आंसर हमारे पास जो है ए आता है या नहीं आता। फिलहाल हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है ए मल्टीप्लाइड बाय ए। अब हमें जो गिवन कंडीशन दी गई है हमें उसको यूज करना है। उस गिवन कंडीशन में जो है वो ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने इस गिवन कंडीशन को यूज करने के लिए अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी जो है ट्रांसफर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ट्रांसपोज इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी गिवन कंडीशन को जो है वो यहाँ पे यूज कर सके जिसमें ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, हम लोगों ने ट्रांसपोज के केस में जो रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें रिजल्ट में वही मैट्रिक्स मिलता है जिसका आपने 2 बार ट्रांसपोज लिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, हम इसकी जगह लिख सकते हैं ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, हम इसकी जगह भी लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज और उसका अगेन ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए की जगह हमने क्या लिख दिया है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि हम लोगों ने जनरल रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ लिखा हम लिखते हैं ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हम आंसर में क्या मिलते हैं, आंसर में वही मैट्रिक्स मिलता है जिसका हम लोगों ने 2 बार ट्रांसपोज लिया होता है। मैट्रिक्स यहाँ पे ए मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए इन्वॉल्व हो रहे हैं दोनों ही, उनकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। उसके बाद नेक्स्ट हम ये रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे कि 2 मैट्रिक्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक मैट्रिक्स है आपके पास ए का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास वो भी क्या है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से जो मैट्रिक्स को जो है वो हाईलाइट किया है, यहाँ पे आपको शो करवाया हुआ, ये किस तरह की फॉर्म बन रही है। एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज और उसके बाद अगेन एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज, ठीक है। 2 मैट्रिक्स के ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट हम कौन सा यूज करेंगे, हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, और वो दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका ट्रांसपोज आप लोगों ने लिखना है, तो वो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है बाद वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और जो मैट्रिक्स पहले आ रहा है उसका ट्रांसपोज। मींस ट्रांसपोज क्या रहते हैं, अलग हो जाते हैं, और मैट्रिक्स की तरतीब जो है वो रिवर्स हो जाती है। यही सेम रिजल्ट हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में पढ़ा हुआ है। अगर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग लिखना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो अलग अलग होता है लेकिन मैट्रिक्स की तरतीब जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम कंसिडर कर लें कि ये जो लिखा हुआ है ए का ट्रांसपोज, ये वाला, यहाँ इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ए का ट्रांसपोज, इसको हम कंसिडर कर लें कि ये क्या आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये वाला, और ये जो दूसरा लिखा हुआ है आपके पास ये ए का ट्रांसपोज, ये आपके पास क्या है, ये मैट्रिक्स बी है। तो यहाँ पे देखें बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे भी देखें तो ऊपर ट्रांसपोज अलग अलग आ रहा हुआ है। तो 2 मैट्रिक्स के ट्रांसपोज जो है अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 2 मैट्रिक्स के ट्रांसपोज अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहां से आपके पास किसकी इक्वल होता है कि दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके और उनका क्या कर लें, आप इकट्ठा ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। और तरतीब क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, या मैं रिजल्ट को जो है थोड़ा सा रिवर्स साइड में लिखूँ ताकि आपको जो है वो इसकी जो है वो समझ आ सके। ये रिजल्ट जो मैं दोबारा फिर से लिखने लगा हूँ, लेकिन बस मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को थोड़ा चेंज करने लगा हूँ। हम लिख सकते हैं कि अगर बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ हो यहाँ पे और फिर लिखा हो ए का ट्रांसपोज, दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम इसको लिख सकते हैं किसकी इक्वल है, ये इक्वल है, पहले आ जाएगा आपके पास ए, फिर आ जाएगा आपके पास बी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसका ट्रांसपोज जो है हम क्या कर देंगे, इकट्ठा कर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा। इसी रिजल्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन में जो यूज करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए का ट्रांसपोज, जैसे कि यहाँ पे बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, और अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है ए का ट्रांसपोज,
जैसा कि यहाँ पे जो है वो ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, दो अलग अलग ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर किसकी इक्वल आएगा, दोनों को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर दे। पहले जिन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज लिखे हुए हैं उन मैट्रिसेस को क्या कर दे, पहले इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो ए का ट्रांसपोज इनके ट्रांसपोज अलग अलग लिखे हुए हैं, हम इनको क्या करते हैं यहाँ पे इकट्ठा करके लिख देते हैं। ए का ट्रांसपोज भी यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ भी जो है वो ए का ट्रांसपोज लिख देते हैं। ये कौन से क्या लिख रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे ये बड़े सर्कल के अंदर ये जो मैट्रिसेस आ रहे हैं ये वाले, इन दोनों को लिख रहा हूँ जिनके अलग अलग ट्रांसपोज यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख के मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी को इकट्ठा करके लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनके जो ट्रांसपोज अलग अलग लिखे हुए हैं यहाँ पे ये वाले, इनको हम ओवरऑल जो है इकट्ठा ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का। तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके इनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकट्ठा ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ये इकट्ठा ट्रांसपोज कौन सा लिया मैंने, ये जो यहाँ पे रेड कलर में ट्रांसपोज मैंने लिखा हुआ, ये वाला जो अलग अलग लिखा हुआ था दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, इन दोनों मैट्रिसेस का जो अलग अलग ट्रांसपोज है इसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया ओवरऑल ये वाला ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये वाला रिजल्ट यूज किया है। दो मैट्रिसेस का अलग अलग ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को जो है वो मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज जो है वो इकट्ठा करके लिख देंगे। तो इस रिजल्ट को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। यूज करके हम कहाँ तक पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज और उसका उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का होल ट्रांसपोज। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में देखें तो दो सेम ही मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्रैकेट में क्या आ रहा है आपके पास, ब्रैकेट में आपके पास आ रहा है ए का ट्रांसपोज का स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट में दो सेम ही मैट्रिसेस हैं ए का ट्रांसपोज, तो जब दो सेम मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या बन जाता है, वो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो ये जो ब्रैकेट में आपके पास आ रहा है ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये क्या बन जाएगा, ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बाहर भी एक ट्रांसपोज लिखा हुआ ये वाला, इसको हम जो है बाहर भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ध्यान से नोट करना, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट में आ रहा था ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यहाँ इसको हमने लिख दिया ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर। और उसके बाद नेक्स्ट ये जो बाहर जो है वो ओवरऑल ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो रहा था, उस ट्रांसपोज को मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट अब देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर, और हम लोगों ने ये सपोज किया हुआ है कि ए क्या है, ए का ट्रांसपोज क्या है, डम्परेंट मैट्रिक्स है, मींस ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर वो किसके इक्वल है, वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल ही है, ये हमें गिवन दिया गया था। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। क्या है, ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर जो है वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यहाँ पे जो रेड ब्लैक कलर से मैंने आपको ये जो ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर, ये इसकी जगह हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। ये किसकी इक्वल आ रहा है, ये ए के ट्रांसपोज की इक्वल आ रहा है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे ये क्या बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज। उसके बाद देखिए तो बाहर एक और ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो रहा है, जिसको जो है मैं यहाँ पे बाहर से जो है वो एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे। अब क्या बन गया, आपके पास ही बन गया ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हमें पता है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो किसकी इक्वल होता है, वो मैट्रिक्स ए की इक्वल होता है। तो अगर आप देखें स्टार्ट आप लोगों ने कहाँ से किया था, ए का स्क्वायर आप लोगों ने जो है वो लिया था, वहां स्टार्ट किया था, और कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों ने फाउंड किया कि ए का स्क्वायर जो है किसकी इक्वल आ गया है, वो ए की इक्वल आ गया है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, डम्परेंट मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों ने जो सपोजिशन करनी है वो सिर्फ यही करनी है कि ए का ट्रांसपोज क्या है, डम्परेंट मैट्रिक्स है। इसको जो है लोगों ने सपोज नहीं करना इन कंडीशन को, और फिर प्रूव करना है कि ए जो है वो डम्परेंट मैट्रिक्स है। तो जिस मैट्रिक्स को डम्परेंट प्रूव करना है उसका स्केल लेंगे और जो गिवन कंडीशन दी गई हैं उनको यूज करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, देखेंगे आपका आंसर जो है वही मैट्रिक्स आता है नहीं आता। तो ए का स्केल लिया है, हमें जो आंसर ए मिल गया है, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि मैट्रिक्स ए है वो भी क्या है, डम्परेंट मैट्रिक्स है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पूछा हुआ है, इज द सम ऑफ टू डम्परेंट मैट्रिसेस डम्परेंट, जस्टिफाई योर आंसर, कि क्या दो मैट्रिसेस का सम जो होता है, जो कि डम्परेंट मैट्रिसेस हो उनका सम जो होता है वो भी डम्परेंट मैट्रिक्स होता है या नहीं होता। कि जैसा कि यहाँ पे है ए और बी दो डम्परेंट मैट्रिसेस हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें इन ए और बी दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद ये जो हमें नया मैट्रिक्स मिलता है ए प्लस बी, क्या ये भी ये डम्परेंट मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसका स्केल लेके चेक कर लें, इसका स्केल लें और चेक करें कि आंसर आपके पास ए प्लस बी दोबारा फिर से आता है या नहीं आता। तो ए प्लस बी का स्केल किसकी इक्वल होगा, वो इक्वल टू होगा ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके इनको जो है सेपरेट करेंगे, आपका आंसर आएगा ए इंटू ए, जिसको हम ए स्केल लिख सकते हैं। उसके बाद
प्लस ए इंटू बी, और फर्दर आपका आंसर आएगा प्लस बी इंटू ए, और लास्ट में आएगा बी इंटू बी, जिसको हम जो है वो बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए और बी क्या है, अडम्परेंट मैट्रिसेस हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि सम ऑफ टू अडम्परेंट मैट्रिसेस। ए और बी दोनों अडम्परेंट मैट्रिसेस हैं, तो ए स्क्वायर की जगह हम जो है यहाँ पे ए लिख सकते हैं, क्योंकि अडम्परेंट मैट्रिसेस वो कौन सा होते हैं जिनका स्क्वायर उन्हीं के इक्वल होता है। और उसके अलावा लास्ट में जब बी स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी जगह हम जो है यहाँ पे बी लिख सकते हैं। बाकी क्या बचेगा, बाकी आपके पास बच जाएगा ए बी प्लस बी ए बी वो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे हम, और प्लस बी ए वो भी जो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो ओवरऑल आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आपके पास आ रहा है ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, तो अगर आपका आंसर सिर्फ इतना ही आता ए प्लस बी, तो यहाँ से ये प्रूव होना था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर वो किसके इक्वल है, वो ए प्लस बी की इक्वल है, यानी कि ए प्लस बी क्या है, वो अडम्परेंट मैट्रिक्स है। लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी के इक्वल नहीं आ रहा, बल्कि किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी ए, इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि अगर ए और बी के यहाँ अडम्परेंट मैट्रिसेस हो तो उनका स्क्वायर जो है, उनका सम जो है वो क्या होता है, वो अडम्परेंट मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, याद रखें हम यहाँ पे क्या प्रूव कर रहे हैं, ए और बी अडम्परेंट मैट्रिसेस हैं, और उनका जो सम है ए प्लस बी, इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये अडम्परेंट मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसका स्क्वायर फाइंड किया, और स्क्वायर फाइंड करके हमने चेक किया कि इसका आंसर जो है वो ए प्लस बी जो है वो इसके इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, बल्कि किसके इक्वल आ रहा है, इसका आंसर आपके पास आ रहा है ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस ए बी। इसलिए अगर दो मैट्रिसेस अडम्परेंट मैट्रिसेस हों तो उनका सम जो होता है वो अडम्परेंट मैट्रिक्स जो है वो नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा आप एग्जांपल के थ्रू भी इसको जो है प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए कहा हुआ है आप दो ऐसे भी पर्टिकुलर मैट्रिसेस ले लें जो अडम्परेंट मैट्रिसेस हों। ठीक है, पर्टिकुलरली एक आप मैट्रिक्स एक ए ले लें जिसका स्क्वायर उसी के इक्वल हो, एक दूसरा मैट्रिक्स बी ले लें जिसका स्क्वायर उसी के इक्वल हो, फिर उसको जब पर्टिकुलरली चेक करके देखें कि उनको अगर आप सम करें, और सम करने के बाद जो आपको जो नया मैट्रिक्स मिले वो अडम्परेंट मैट्रिक्स है नहीं, तो आप पर्टिकुलरली भी जो है इसको चेक करके बता सकती हैं। ठीक है, याद रखें, हो सकता है आपको जो है वो पर्टिकुलरली अगर आप चेक करें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी के इक्वल आ जाए, तो वो पर्टिकुलर केस सिर्फ उसी के लिए होगा, जनरली नहीं होगा। यहाँ पे जनरल प्रूव किया हुआ है, जनरल की जब बात करते हैं तो कभी कभी कोई केस में जो है वैसा मिल भी जाता है जिसमें आपकी जो जनरल कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती। जैसा कि ये हम लोगों ने एक जनरल रिजल्ट ये वाला पढ़ा हुआ है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ मैट्रिसेस ऐसे ही मिल जाते हैं जिनमें ए बी जो है बी ए के इक्वल होता है। तो जनरली का मतलब ये होता है कि मोस्टली जो है वो आपको ये वाला केस जो है वो नहीं मिलता। इसी तरह अगर ए और बी दो अडम्परेंट मैट्रिसेस हैं, उनका सम भी क्या होगा, अडम्परेंट मैट्रिक्स नहीं होगा, मोस्टली जो है वैसा नहीं होगा। ठीक है, पर्टिकुलरली आपको कुछ एक दो केसेस में भी ऐसे मिल जाए, लेकिन मोस्टली जो है आप लोग जब भी पर्टिकुलरली चेक करेंगे तो आपको जो है वो ऐसा ये केस जो है वो ये रिजल्ट मिलेगा कि ए प्लस बी जो है वो अडम्परेंट मैट्रिक्स नहीं है, चाहे ए और बी क्या हो, वो अडम्परेंट मैट्रिसेस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये तो हम लोग यहाँ पे जनरली प्रूव कर दिया है कि अगर ए और बी अडम्परेंट मैट्रिसेस है तो उनका सम जो है वो अडम्परेंट मैट्रिक्स जो है वो नहीं होगा। आप पर्टिकुलरली भी जो है वो दो ऐसे मैट्रिसेस लेके जिनका स्क्वायर उन्हीं के इक्वल हो, या अडम्परेंट मैट्रिसेस लेके उनको सम करें, सम करने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिल जाएगा उस मैट्रिक्स का स्केल लेके चेक करेंगे आपको रिजल्ट में स्केल लेने के बाद वही मैट्रिक्स दोबारा फिर से मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो जनरली आपको दोबारा फिर से वही मैट्रिक्स जो है वो नहीं मिलेगा। सम करने के बाद जो आपको नया मैट्रिक्स मिल रहा है उसका जब आप स्केल लेंगे तो आपको जो दोबारा फिर से वही मैट्रिक्स जो है वो नहीं मिलेगा। तो वहां से भी आपको प्रूव हो आपका ये रिजल्ट जो है प्रूफ हो जाएगा कि अगर ए और बी दो अडम्परेंट मैट्रिसेस हैं, उनको जब हम सम करें तो सम करने के बाद हमें जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसका स्केल उसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, कि वो गैर अडम्परेंट मैट्रिक्स नहीं है। इसलिए ए प्लस बी जो है वो दो मैट्रिक्स का सम जो है वो क्या होगा, अडम्परेंट मैट्रिक्स जो है वो नहीं होगा। तो ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, इसका सोल्यूशन ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वेश्चन नंबर 13 को भी छोड़ दें, या लोग कोर्स रिलेटेड जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये जो लास्ट में पार्ट में ये जो बात हो रही थी कि सम ऑफ टू अडम्परेंट मैट्रिक्स नहीं है, जनरली तो मैंने इसको प्रूव करके आप लोगों को बता दिया है। पर्टिकुलरली आप लोगों ने कैसे करना है उसको मैं आपको थोड़ा फिर से यहाँ पे मजीद क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद समझ आ जाए स्कीम कि हम लोगों ने जो है वो अडम्परेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है, अगर आप लोगों को याद हो। कहाँ पढ़ी थी, जब हम लोगों ने पीरियोडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ अडम्परेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पीरियोडिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर क्या आ रहा है,
ए के इक्वली आ रहा था, ए आपके पास क्या डम्पलेट मैट्रिक्स है। इसी तरह आप जो है कोई और जो है वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बी जो है वो फाइंड करें, जो भी क्या हो डम्पलेट मैट्रिक्स हो, मीन उसका स्केयर क्या हो वो उसी के इक्वल हो। ठीक है, तो ये ए और बी क्या हो जाएंगे, फिर आपके ये बी ए और बी क्या होंगे, डम्पलेट मैट्रिक्स हो जाएंगे। फिर ये जो आपके पास मैट्रिक्स ये वाला ए है और बी जो आप लोग खुद फाइंड करेंगे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स बी होगा, आपने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ए और बी को आपस में ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आपको एक नया जो है वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा। ये क्या होगा, ए और बी का सम होगा। ए और बी क्या डम्पलेट मैट्रिक्स है। इन दो मैट्रिक्स को ऐड करने से आप ए और बी करने से आपको ये जो नया मैट्रिक्स ए प्लस बी मिल रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, जब आप इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का या ए प्लस बी का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो जो है वो इन जनरल अगेन ए प्लस बी के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ से पर्टिकुलरली भी जो है चेक करने से प्रूव हो जाएगा कि अगर ए और बी जो है डम्पलेट मैट्रिक्स हो, उनका उनका सम करें आप, सम करने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिल रहा है, आप अगर आप उसका स्क्वायर फाइंड करें तो वो ए प्लस बी के इक्वल नहीं आएगा। मींस ए प्लस बी का अगर आप स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो ए प्लस बी के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि अगर ए और बी डम्पलेट मैट्रिक्स हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका सम भी जो है वो डम्पलेट मैट्रिक्स हो। इन जनरल दो डम्पलेट मैट्रिक्स का सम जो है वो डम्पलेट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ आप इस तरह पर्टिकुलर भी चेक करके इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।